हाँ, देखिए बेटा, हम जैसे ही हमने बैक बॉन्डिंग पढ़ा वैसे ही हम अब बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एंगल, बॉन्ड स्ट्रेंथ को प्रभावित करने वाले जितने भी कारण होते हैं सारे अब पढ़ चुके हैं। सो नाउ वी कैन मेक अ समरी आउट ऑफ ऑल दैट वी हैव स्टडीड। समरी अबाउट बॉन्ड एंगल ये है, इससे बॉन्ड एंगल पे जो भी सवाल आने वाला है आपका नीट यूजी में, अगर बॉन्ड एंगल पर बेस सवाल है वो इस स्लाइड से पूरा हो जाएगा। लेकिन इस स्लाइड से पूरा होने का मतलब ये नहीं कि पहले जो किया था वो सारा बकवास था, ठीक है ना बेटा? तो वो आपको हेल्प करेगा समझने में कि मैं ये रिजल्ट्स कैसे निकाल रहा हूँ, ठीक है ना? सबसे पहले जब भी बॉन्ड एंगल का सवाल आता है, सो ट्राई टू सी द सेंट्रल एटम फर्स्ट। सेंट्रल एटम में क्या देखें, तो ये देखो उस पर लोन पेयर है या नहीं है। इफ इट इज अ लोन पेयर इट्स अ डिफरेंट स्टोरी ऑल टुगेदर। लोन पेयर नहीं है तो बेहद आसान सवाल है, उसको छोड़ना ही नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि लोन पेयर वाले को छोड़ना है, ठीक है ना? लोन पेयर अगर नहीं है तो बेहद आसान सवाल है, छोड़ना तो नहीं, उल्टा जल्दी समय में करना है वो अलग, क्योंकि इसमें कुछ लगाना ही नहीं है, सिर्फ हाइब्रिडेशन देखना है। हाइब्रिडेशन सेम, एंगल सेम, हाइब्रिडेशन डिफरेंट, एंगल डिफरेंट। हाइब्रिडेशन डिफरेंट में एंगल किसका ज्यादा, तो इसमें एस ज्यादा। एस कहाँ ज्यादा होता है? sp टू sp3। सिंपल, जब 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 एस परसेंटेज ज्यादा होगा तो बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा, ये नियम है जब हाइब्रिडेशन का नियम लगेगा, और ये तब लगेगा जब लोन पेयर नहीं होंगे। अब ये सारे मॉलिक्यूल्स मैंने प्रयास किया है कि लोन पेयर सेंट्रल एटम पे नहीं लगाऊं, फिर भी आपको एक बार डबल चेक करना पड़ेगा कि बाई द वे लोन पेयर हुआ तो ये सारी थ्योरी गलत हो जाएगी, ठीक है ना? बाई द वे लोन पेयर है तो क्या करना है, देन दैट इज स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट, क्योंकि इससे ही ड्रैगो का नियम, इससे ही स्टेरिक हिंड्रेंस का नियम संबंध रखता है। अगर लोन पेयर है तो दो कंडीशन हो सकती है, लोन पेयर रखते हुए मैंने सेंट्रल एटम को चेंज किया है या फिर सराउंडिंग एटम को चेंज किया है। नाउ सी ऑल दीस केसेस, मैंने बताओ क्या चेंज किया, ओ से एस से एस से टी, बताओ क्या चेंज किया है? सेंट्रल एटम। यहां देखो, एन से पी से ए एस से एस बी। सेंट्रल एटम का साइज बढ़ाओगे तो एंगल कम होगा, राइट? ये क्यों होता है वो समझो। अगर सेंट्रल एटम का साइज बढ़ेगा तो बॉन्ड बड़ा हो जाएगा या छोटा हो जाएगा? रिपीट कर रहा हूं, सेंट्रल एटम का साइज बढ़ा तो बॉन्ड बड़ा। एंगल की बात नहीं कर रहा हूं, बॉन्ड की लेंथ की बात कर रहा हूं। क्या बॉन्ड लेंथ बड़ी हो जाएगी बेटा? अब सोच जरा कि एक छोटा एटम है, मान लो एन है, एन स्मॉलर एटम है तो इसके बॉन्ड छोटे होंगे, और छोटे होंगे तो उनमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी। फास्फोरस से बड़ा एटम है तो उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी। अब सोच के बताओ, फर्स्ट और सेकंड केस में रिपल्शंस कहां पर ज्यादा होंगे? जहां रिपल्शन ज्यादा वहां पे एंगल, बस ये आंसर आ गया। इसका मतलब यहां से यहां पर आएंगे, नाइट्रोजन से फास्फोरस पर आएंगे तो एंगल कम होता रहेगा या बढ़ता रहेगा? एंड दैट इज व्हाट वाज द आउटपुट ऑफ द ड्रैगोज रूल। ड्रैगो ने भी तो ये कहा था बेटा। अब क्योंकि हमारे ड्रैगो का नियम नाम से हमारे सिलेबस में नहीं है, तो काम का जो ड्रैगो का नियम है वो इतना ही है, सेंट्रल एटम का साइज बढ़ेगा तो एंगल कम हो जाएगा। लेकिन उसके लिए शर्त है, लोन पेयर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? अगर लोन पेयर नहीं है तो ऐसा कुछ नहीं करना है, गलत हो जाएगा आपका, ठीक है ना? अभी एग्जांपल दूंगा जहां पर बहुत टेंटेटिवली लोग गलत कर देते हैं, क्योंकि एटम का साइज जब बढ़ते हुए देखते हैं तो उनको लगता है कि अच्छा ये तो वो वाला केस है, सर ने कहा था सेंट्रल एटम का साइज बढ़ेगा तो एंगल चेंज होगा। एंगल चेंज नहीं होगा अगर लोन पेयर नहीं है। ये सारा कुछ परिवर्तन तभी होगा जब लोन पेयर है, राइट? देखो ध्यान से, बताओ NH3 PS3 ASS3 SbS3 में लोन पेयर है या नहीं है, पहले तो ये बताओ। तो क्या हमने इसको सही जगह पे लोकेट किया है? फिर लोन पेयर में भी कौन सा केस है, सेंट्रल एटम बढ़ रहा है या सराउंडिंग एटम? सेंट्रल एटम का साइज बढ़ने पे बॉन्ड एंगल का क्या होगा? बिकॉज द रिपल्शन विल डिक्रीज एज द साइज इंक्रीज। जैसा साइज इंक्रीज होगा रिपल्शन डिक्रीज होंगे, पास में आ जाएंगे वो। छोटे एटम के अंदर क्या होगा, रिपल्शन ज्यादा होगा, दूर जाएंगे। जब सेंट्रल एटम छोटा होगा तो दूर जाएंगे, बड़ा होगा तो पास आएंगे। इसका मतलब टॉप टू बॉटम जाने पर एंगल कैसे चेंज होगा, बढ़ेगा लगातार, लगातार घटेगा, लगातार घटेगा, वो मैंने पहले लिख दिया, बॉन्ड एंगल डिक्रीज करेगा। H2O के बारे में सो जस्ट ट्राई टू पिक्चराइज H2O कि O बीच में है, बेंड शेप है, सही ना बेटा? अचानक मैंने क्या किया, O यहाँ पर H लिया, अचानक मैंने सल्फर कर दिया और यहाँ पर H लिया। अब बताओ, केस 1 और 2 में ज्यादा रिपल्शंस कहाँ हैं? 1 वाले बॉन्ड छोटे हैं या बड़े हैं? उनमें रिपल्शन एंगल भी ज्यादा होगा ना बेटा, यानी टॉप टू बॉटम एंगल बढ़ेगा या घटेगा? कम होगा ना बेटा। एकदम सिंपल हो गया, यानी अपन ड्रैगो रूल का एक अपन ने समरी निकाल दी है पहले से ही। दीज टू आर एक्चुअली द समरी ऑफ द ड्रैगोज रूल, नथिंग एल्स। ये ड्रैगो रूल की समरी है, ठीक है? अब आते हैं स्टेरिक हिंड्रेंस के नियम पर। मुझको बताओ, सराउंडिंग एटम जब मैं बढ़ाता हूं तो सराउंडिंग एटम यहाँ पर F से Cl कर दिया, बताओ Cl कौन से पीरियड का है?
और थर्ड पीरियड में साइज बड़ा होने के कारण स्टेरिक हिंड्रेंस हो जाती है। नाउ थिंक दिस केस, अगर आपको पिक्चराइज करना है तो यूं पिक्चराइज करो कि O और F है, ये F का साइज स्मॉल है क्योंकि ये सेकंड पीरियड है। अब O के पास Cl आ गया एंड Cl इज लार्ज। अगर ये लार्ज होगा तो स्टेरिक हिंड्रेंस होगी ना बेटा। अब ये एंगल कंट्रोल कौन करेगा? स्टेरिक हिंड्रेंस कंट्रोल करेगा। स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा होने पर एंगल, तो बताओ इसमें क्या होगा? साइज ऑफ सराउंडिंग एटम बढ़ेगा तो बॉन्ड एंगल बढ़ेगा। एज यू कैन सी NF3, NCl3, NBr3, Ni3, पहले तो बताओ इन सब में लोन पेयर है या नहीं है? ऑक्सीजन वालों में लोन पेयर है या नहीं है? ये सारे लोन पेयर वाले केसेस हैं, तो मैंने इनको सही लोकेट किया यहाँ पे। फिर लोन पेयर होने के बाद मैंने चेंज किसको किया, देखते रहो आप। यहाँ पर F से Cl, सराउंडिंग एटम का साइज बड़ा कर रहे हैं या छोटा कर रहे हैं? और बड़ा कर रहे हैं तो फिर एंगल बढ़ेगा ना बेटा। तो अगर आपको बात समझ में आ गई है तो फटाफट आंसर बताते जाइए। इसमें आंसर क्या आएगा? NH3 लार्जर, बड़ा होगा, ये बड़ा, ये छोटा और ये ऐसे कैसे, ये आंसर आ जाएगा। बताओ इसके अंदर आंसर यही आएगा या उल्टा आएगा? सबसे बड़ा एंगल Ni3, NBr3, NCl3, यहां पर भी ऐसे ही हो जाएगा। ठीक है ना? एक बार वो भी देख लो ताकि आपका पूरा स्लाइड का वर्क हो जाएगा, तो फिर आप आराम से लिखिएगा। लास्ट पॉइंट आ रहा है अपने पास, यदि लोन पेयर नहीं है तो हाइब्रिडेशन से करना है। ये CH4 है, SiH4 है, GeH4 है, SnH4 है। पहले गलत सोचने का तरीका बताता हूं जिससे फटाफट गलती हो जाएगी, समय ज्यादा नहीं लगेगा। ठीक है ना? कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन। बताओ यहां पर सेंट्रल एटम का साइज, और अभी जो मैंने बताया था सेंट्रल एटम का साइज बढ़ने से एंगल कम हो जाएगा। लेकिन वो सारी बातें तब लागू होगी जब लोन पेयर है। नो लोन पेयर, नो थिंकिंग अबाउट एनीथिंग, ओनली थिंक अबाउट हाइब्रिडाइजेशन। बताओ इसमें हाइब्रिडाइजेशन, इसमें इसमें भी, सब में बॉन्ड एंगल एग्जैक्टली 109 डिग्री आता, आसपास भी नहीं है। एग्जैक्टली 109 डिग्री 28 मिनट, है ना? एग्जैक्टली सेम है, तो आप आराम से कह सकते हो सारे सेम एंगल्स आएंगे। इट इज ऑल सेम और सबका आंसर होगा 109 डिग्री 28 मिनट। ठीक है ना? विल ऑल दीज ऑफ द स्ट्रक्चर विल बी परफेक्टली टेट्राहेड्रन और नॉट? क्या 109 डिग्री वाले स्ट्रक्चर परफेक्ट टेट्राहेड्रन होते हैं कि नहीं होते हैं? दे ऑल विल बी परफेक्ट एग्जांपल्स ऑफ टेट्राहेड्रन। नाउ द नेक्स्ट एग्जांपल इज CCl4। बताओ हैज इट एन लो पेयर? BCl3, BeCl2, नो लोन पेयर। जब लोन पेयर नहीं है तो हाइब्रिडेशन से करते हैं। बताओ इसका हाइब्रिडेशन sp3 के बाद, sp2 के बाद sp। बताओ sp, sp2, sp3 में सबसे ज्यादा s इसमें है बेटा। जिसमें s ज्यादा उसका एंगल ज्यादा, तो इसका मतलब ये ज्यादा और ये ज्यादा होगा। ठीक है ना? एकदम साधारण सी बातें हैं। और लास्ट में आ रहा है CCl4। बताओ इसमें कार्बन कितने बॉन्ड बना रहा है? लोन पेयर। इसमें लोन पेयर नहीं है, इसमें लोन पेयर नहीं है, इसमें ये, चलिए इसमें भी लोन पेयर नहीं है। चलो इसमें लोन पेयर नहीं है। व्हाट अबाउट सिलिकॉन? लोन पेयर नहीं है। बताओ कार्बन, टिन और सिलिकॉन सब में लोन पेयर नहीं है, तो बताओ इनमें सब में एंगल हाइब्रिडेशन से आएगा? हाइब्रिडेशन सेम आ रहा है, अलग अलग आ रहा है? एंगल भी सेम आएगा ना बेटा। वापस एंगल ये सेम वाला केस है, एग्जैक्टली बराबर, और ई वाली वैल्यू 109 डिग्री और 28 मिनट होगी। ठीक है ना? नाउ दिस इज अ बिट कंफ्यूजिंग केस। द लास्ट वन इज कॉल्ड फॉस्फेट, परक्लोरेट एंड सल्फेट। वो तो फॉस्फेट में तुरंत ऐसे ही हवा में करूंगी, ऐसे क्वेश्चन जब आते हैं तो ऐसे आराम आराम से स्ट्रक्चर डिवाइड बाय 8 से स्ट्रक्चर निकाल के लोम पे निकाल के आप ज्योमेट्री निकाल रहे हो, फिर एंगल निकाल रहे हो, लॉन्ग प्रोसेस। हवा में करना है। फॉस्फोरस सेंट्रल एटम है, कितने ओ से घिरा हुआ है, कितने माइनस है, वो क्या बनाएंगे, और एक बनेगा डबल। ऐसा करने पे फॉस्फोरस कितने बॉन्ड बना रहा है, कितने इलेक्ट्रॉन काम आ गए, 5। लोम पेयर, जीरो लोम पेयर वाला केस है। चलो अभी जीरो लोम पेयर वाला केस है तो छोड़ दो इसको। ये वाला केस देखो, क्लोरीन के कितने ऑक्सीजन, माइनस कितनों पर है, वो क्या बनाएगा, बाकी। ऐसा करने पे क्लोरीन के कितने, 7 बॉन्ड में 7 इलेक्ट्रॉन काम आ गए, लोम पेयर 0। बताओ सल्फर के ऑक्सीजन कितने, कितने माइनस हैं, 2 वाले सिंगल बनाएंगे और 2 डबल। सल्फर के कितने इलेक्ट्रॉन काम आ गए, 6। लोम पेयर, तीनों लोम पेयर 0 हो गए बेटा। अब सोचो तीनों में लोम पेयर 0 है तो हमने केस को परफेक्टली सही प्लेस किया है। मैंने कहा सी हाइब्रिडेशन, हाइब्रिडेशन देखो, बताओ इसमें सिग्मा कितने हैं, लोम पेयर 0 तो हाइब्रिडेशन
sp3 नीचे लिख दिया मैंने, इसमें सिग्मा 4 लोन पेयर 0 sp3 और इसमें भी sp3, सब में बराबर बराबर आ जाएगा बेटा, और वैल्यू कितनी आएगी 109 डिग्री और 28 मिनट। हो गया क्लियर? कर लीजिएगा इसको। कहीं भी पूछ ले अगर लोन पेयर नहीं है, इफ देयर इज नो लोन पेयर, तो फिर हमको इससे करना है। अगर मान लो लोन पेयर है और मॉलिक्यूल ही चेंज कर दिया, टाइप चेंज कर दिया, तब तो और भी आसान हो गया। अगर टाइप चेंज करेगा, एक पानी ले लेगा, एक पानी का मॉलिक्यूल ले लेगा, एक अमोनिया ले लेगा, तो वो तो पहले ही कर चुके हैं अपन, है ना। हमारे लिए इंपॉर्टेंट केस वो है जहां पर सेम ग्रुप में वेरिएशन होता है, क्योंकि सेम ग्रुप में क्या होगा, हाइब्रिडेशन सेम रहता है, हमको लगता है एंगल भी सेम होगा, है ना। जब पीरियड में चलोगे तब तो वो बॉन्ड ही अलग अलग बनाएगा, एक 2 बनाएगा, एक 3 बनाएगा, तो वहीं पता चल जाएगा, उसको तो डिकोड करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है ना। लास्ट वाले में रेजोनेंस के कारण बॉन्ड एंगल बराबर है, नहीं होता तो भी बराबर होता, क्योंकि सोचो जरा बेटा कि फॉस्फेट है, फॉस्फेट का स्ट्रक्चर मान लो ये है, पी डबल बॉन्ड ओ, ओ माइनस, और ये ओ माइनस, और ये ओ माइनस। तो अगर ये पूछें सारे एंगल आपस में बराबर हैं बिकॉज ऑफ रेजोनेंस, बिल्कुल सही बात है। लेकिन ये केस देखो ना बेटा, ये ए है, ये सभी बी एटम है ना, AB4L0 है, AB4L0 टेट्राहेड्रल होता है, और क्योंकि sp3 टेट्राहेड्रल विदाउट लोन पेयर है, तो sp3 के कारण 109 डिग्री एंगल आएगा, राइट। हाँ, रेजोनेंस बोलने से क्या होगा, इस सारे एंगल सेम बोलोगे, इसके सारे एंगल सेम है बिकॉज ऑफ रेजोनेंस। क्योंकि अगर यहाँ पर अलग अलग एटम लगे होते तो फिर वो लग जाता बेंट का नियम। बेंट का नियम ये बोलता है जहां पर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है वहां पे पी एक्स्ट्रा कर दो, सही है ना बेटा। लोन पेयर अगर होगा तो कभी नहीं, मतलब लोन पेयर वाले केस में रेगुलर ज्योमेट्री सिर्फ तब होगी जब पिरामिडल स्ट्रक्चर होगा। पिरामिडल रेगुलर ज्योमेट्री का मतलब क्या है, सारी लेंथ बराबर और सारे एंगल बराबर। अब अगर लोन पेयर है, जैसे अमोनिया है, अमोनिया की ज्योमेट्री रेगुलर है क्योंकि उसके अंदर सारे एंगल्स बराबर है, सारी लेंथ बराबर है। साइड एटम डिफरेंट होना चाहिए, साइड एटम डिफरेंट हो गया अमोनिया के जैसे एग्जांपल्स में, जैसे एक तो ले लिया आपने, 2 H ले लिए, एक F ले लिया, तो वो इरेगुलर हो जाएगा, राइट। हाँ बेटा, अब नेक्स्ट जो आ रहा है, इट इज समरी अबाउट द बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ अभी तक हमने क्या देखा है, बॉन्ड लेंथ मेनली किस पे डिपेंड करती है, पीरियड नंबर। जिसका पीरियड नंबर बड़ा है मतलब उसका बॉन्ड बड़ा होगा या छोटा होगा,
सिर्फ तकलीफ तब होगी जब सेम पीरियड नंबर होगा, और तकलीफ वाले एग्जांपल सिर्फ दो हैं। उसके अलावा तकलीफ हो रही है तो इसका मतलब हमें कुछ आता नहीं है। ठीक है ना बेटा? तो तकलीफ जो दो केसेस में मैं मानता हूँ, ये दो केस वो है जो कि एनसीईआरटी की डेटा पर आधारित है। अलग अलग किताबों में उनके डेटा डिफरेंट दे रखे हैं, तो उन पे विश्वास नहीं करना है। जो एनसीईआरटी का डेटा है उसके हिसाब से फाइनल आंसर जाएगा। ठीक है ना? बाकी किसी जगह परेशानी का कोई काम ही नहीं है। कन्फ्यूजन के कारण कभी कभी हम ये गलत कर देते हैं, लेकिन ये बड़े आसान से है। अपनी बात दिमाग में रखिएगा कि सर ने बोला है कि बॉन्ड लेंथ को प्रभावित करने वाला सबसे मेन क्राइटेरिया कौन सा है। अगर वो चेंज हो गया तो बिना किसी अपवाद के, बिना किसी एक्सेप्शन के, बॉन्ड स्ट्रेंथ में एक्सेप्शन था, लेंथ में कोई भी एक्सेप्शन नहीं इस लाइन का। सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया जो होता है बॉन्ड लेंथ का वो होता है साइज। ठीक है ना? साइज मतलब पीरियड नंबर, और पीरियड नंबर का कोई भी अपवाद नहीं है। ऐसा नहीं, कभी नहीं बोलूंगा मैं कि देखो बेटा ये थर्ड पीरियड का है लेकिन बॉन्ड लेंथ सेकंड से कम आ रही है, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता है। ठीक है ना? नो मैटर व्हाट द ऑर्डर ऑफ बॉन्ड स्ट्रेंथ इज, द बॉन्ड लेंथ इज ऑलवेज गोइंग टू फॉलो द पीरियड नंबर। कैसा एग्जाम्पल्स आते हैं बेटा वो देखो। सबसे कंफ्यूजिंग तो पहले ही एग्जाम्पल है, इसलिए पहले एग्जाम्पल को ढंग से कर लेना जरूरी है। ये एग्जाम्पल एग्जाम में रॉन्ग हो जाता है, जो कि बड़ा आसान सा एग्जाम्पल है। ठीक है ना? F2Cl2Br2I2 में बताओ पीरियड नंबर ज्यादा किसका है? आयोडीन बिलोंग्स टू फिफ्थ पीरियड अगेंस्ट फोर्थ, थर्ड एंड सेकंड, तो इसका मतलब ये सबसे बड़ा होना चाहिए ना बेटा, तो इसको ही बड़ा करना है। अब मैं बताता हूं कि आप बोलोगे सर हम तो ऐसे कर रहे थे, ठीक है ना, लेकिन क्या होता है, लोग क्या सोचते हैं, F2Cl2Br2I2 में F2 के बारे में मैंने बताया था, इसमें लोम पे रिपल्शन से इसका बॉन्ड वीक हो जाता है, और बॉन्ड कौन से नंबर पे आ जाता है वीक होके? याद नहीं रहा आप लोगों को? कौन से नंबर पे? थर्ड नंबर। अगर बॉन्ड थर्ड नंबर पर आ गया तो लोग सोचता है कि अच्छा इसका मतलब इसका जो बॉन्ड है वो रिपल्शन के कारण, वो यूं सोचते हैं, अपनी कॉपी में डायग्राम बना लेते हैं ऐसा, लोम पेयर रिपल्शन है तो बॉन्ड स्ट्रेच हो गया और ये फ्लोरीन से दूर चला गया है, बिना बात ही मनगढ़ंत। तो ध्यान रखना कि फ्लोरीन के अंदर रिपल्शन होगा, लेकिन उससे मॉलिक्यूल के अंदर स्ट्रेन आ जाएगा, बॉन्ड लेंथ पे इतना प्रभाव नहीं पड़ेगा कि क्लोरीन ब्रोमीन या आयोडीन से बड़ा हो जाएगा। इसका मतलब ये बात सही है कि ये बॉन्ड वीक हो जाता है, ये बॉन्ड छोटा होते हुए भी वीक होता है, बिकॉज स्ट्रेन लोकलाइज्ड है। स्ट्रेन लोकलाइज्ड होने का मतलब स्ट्रेन है, मॉलिक्यूल में स्ट्रेन है जिससे उसका बॉन्ड वीक हो रहा है, लेकिन वीक होने का मतलब ये नहीं कि लेंथ बढ़ रही है, क्योंकि जनरली हमारे को ये बताया जाता है कि बॉन्ड लेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड स्ट्रेंथ, उस कारण से गलत हो जाता है। हमको लगता है कि अच्छा समझ गए हैं कि इसका जो बॉन्ड लेंथ, उसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ थर्ड नंबर पर आ रही है, इसका मतलब इसकी बॉन्ड लेंथ जो है वो सेकंड नंबर पर आ रही होगी, ऐसा अपने आप सोच लेते हैं कि इसकी शायद बॉन्ड लेंथ बढ़ गई होगी। ध्यान रखना है इसकी बॉन्ड लेंथ बिल्कुल बढ़ती है, इतनी नहीं बढ़ती कि पीरियड के इफेक्ट को कैंसिल कर दे। यानी कौन सा पीरियड का है? सेकंड पीरियड का है, तो सेकंड पीरियड के हिसाब से इसकी जो बॉन्ड लेंथ आनी चाहिए थी रिपल्शन से थोड़ी ज्यादा हो जाएगी, 3-4%, लेकिन ऐसा नहीं कि वो क्लोरीन या ब्रोमीन या आयोडीन में से किसी को क्रॉस करेगा। आज जाके एनसीईआरटी में डेटा देखना, ये सारे जो वैल्यूज मैंने आपको बोर्ड पे लिख रहा हूँ, सारे जो एग्जांपल दे रहा हूँ, सारे एनसीईआरटी के एग्जांपल्स हैं। ठीक है ना? और सारे एक से बढ़कर एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, जिनमें कंफ्यूजिंग वो है, इसलिए इस पर एम्फेसाइज कर रहा हूँ। बाकी में कंफ्यूजन नहीं है, इसमें कंफ्यूजन होगा। तो क्या ध्यान रखना है, F2Cl2Br2I2 में एक्सेप्शन किस में, स्ट्रेंथ में या लेंथ में या दोनों में है? ओनली स्ट्रेंथ में, नो एक्सेप्शन इन लेंथ। तो लेंथ जो होनी चाहिए वही है, और वो मैंने लिख दी यहां पर। The next example is H2F2 and HF. It is yet again a example that is confusing. Confusing इसलिए क्योंकि दुनिया में स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड एवर मैंने बताया था HF, तो लोगों को लगता है कि HF स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड एवर है, मतलब सबसे छोटा बॉन्ड होगा। वो गलत है, ये जितना होना चाहिए उतना ही अपने पीरियड के हिसाब से है। इसके पीरियड को नंबर से बोल के देखो, 1-1, ये भी 1, और कितने H हैं, दोनों का पीरियड देखोगे ना बेटा, क्या नंबर बोलोगे? 1-1। इसको बोलो 2-2, 1-2 क्या 2-2 है ना ये तो, और उसको बोलो 1-2। अब 1-1, 1-2 और 2-2 में सबसे बड़ा नंबर 2-2 बड़ा है, तो इसकी बॉन्ड सबसे बड़ा होगा, ये वाला बॉन्ड सबसे बड़ा होगा ना बेटा, तो इसका मतलब इसकी बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा आएगी फर्स्ट नंबर पे, तो ये आ जाएगा। व्हाट स्टैंड्स ऑन सेकंड? हाँ, HF इज गुड आंसर एंड थर्ड इज H2। और सही है ना बेटा? येट अगेन द आंसर इज बेस्ड ऑन पीरियड नंबर या फिर रिपल्शंस, पीरियड नंबर। ठीक है ना? तीसरा में तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड में कहां बॉन्ड सबसे छोटा होगा, जिसका मतलब है जितना बॉन्ड की संख्या ज्यादा होंगी, बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा, उतनी बॉन्ड लेंथ।
तो इसका मतलब ये कम होगा, ये ज्यादा होगा। ये जिस प्रिंसिपल पर आधारित है वो है बॉन्ड लेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर। क्या आपने बॉन्ड ऑर्डर सुना है कभी? बॉन्ड ऑर्डर का मतलब होता है दो एटम्स के बीच में बनने वाले बॉन्ड्स की संख्या। यहां कितनी है? 3। आज के बाद बॉन्ड कभी अगर आपको परेशानी करे वर्ड, तो बॉन्ड का नाम रख दो अट्रैक्शन। यहां पे कितने बॉन्ड है? मतलब ट्रिपल अट्रैक्शन है यहाँ पे डबल अट्रैक्शन है, वहां सिंगल अट्रैक्शन है। मतलब ट्रिपल अट्रैक्शन के अंदर एटम बहुत ज्यादा क्लोज आ जाएंगे ना बेटा, उससे बॉन्ड लेंथ अपने आप ही आपको समझ में आ जाएगा सबसे कम होगी। राइट, आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, सी डबल बॉन्ड सी। अब येट अगेन एंड कंफ्यूजिंग एग्जांपल, यहां डबल बॉन्ड आ गया, यहाँ सिंगल बॉन्ड आ गया, और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है। बताओ सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड में कौन छोटा? हाँ, सिंगल बॉन्ड, क्योंकि वो पीरियड नंबर देखोगे पहले। मेरी ये वाली बात तो ध्यान रखो बेटा, थोड़ी तो आदर करो इस बात का। मैंने कहा था पीरियड नंबर सबसे इंपॉर्टेंट है। आप छोटी छोटी बातों से पीरियड नंबर आप छोड़ रहे हो। आप ये इसको मत देखो, मैं बोल रहा हूँ सी डबल बॉन्ड सी और सी एच को देखो। इसका नंबर बोलो 2 इसका बोलो 1 है ना बेटा। अब आपने छोटा नंबर बोला है तो साइज छोटा है। कंफ्यूजिंग आपको ये होगा कि सर यहाँ तो सिंगल बॉन्ड है, लेकिन वो तब होता है, ये वाला नियम तब होता है जब एटम सेम हो। अब एटम डिफरेंट है तो बेटा 1 और 2 है, तो 2 वाला बड़ा होगा या 1 वाला बड़ा होगा? हाँ, 2 वाला बड़ा होगा। बताओ सी डबल बॉन्ड सी और सी सिंगल बॉन्ड सी में कौन बड़ा? सी सिंगल बॉन्ड सी और सी सिंगल बॉन्ड एच में? हाँ, सी सी बॉन्ड या सी एच बॉन्ड? तो तीनों में बड़ा सी सी बॉन्ड होगा बेटा। क्या इसको फर्स्ट कर दे बेटा? अब सी डबल बॉन्ड सी और सी सिंगल बॉन्ड एच में? सी डबल बॉन्ड सी, ये सेकंड नंबर पे आ गया, और ये कौन से नंबर पे आएगा? थर्ड। क्लियर है बेटा? कोई दिक्कत नहीं। इसका मतलब पहले क्या देखना है, पीरियड या पहले ऑर्डर? पहले पीरियड। पीरियड सेम हो तो ऑर्डर, ऑर्डर मतलब नंबर ऑफ बॉन्ड्स। ठीक है, चलिए अब ये कंफ्यूजिंग है। इसका जो मैं डेटा बताऊंगा वो एज इट इज याद रखना, दिमाग नहीं लगाना है। इसके अंदर क्या है मुझको बताओ, पीरियड सेम है या ऑर्डर सेम है? इसका पीरियड बोलो, इसका पीरियड बोलो 2 2 2 2 2 2, ऑर्डर 1 1 1। अब सब कुछ सेम हो गया ना बेटा, इसलिए इनका बहुत क्लोज होता है। क्लोज होता है तो जो वैल्यू किताब में लिखी जाती है उस विश्वास करना पड़ता है कि यही वैल्यू होगी। और ऐसा ही ना बेटा, अपना दिमाग नहीं लगाने का, याद रखना है। जब प्रैक्टिकली देखोगे कि ये वैल्यू कितनी देर की, तो पता चलेगा जो सबसे बड़ा होना चाहिए सिंगल बॉन्ड में। इसको 3 को याद करने का तरीका, इसमें सवाल भी लोगों को याद नहीं रहता है, क्योंकि आपको कुछ समय बाद कैसे याद रहेगा कि मैंने कार्बन कार्बन के साथ में कार्बन नाइट्रोजन कार्बन ऑक्सीजन लिया था। ठीक है ना, तो इसमें सवाल भी याद रखना। सवाल याद करने का तरीका है 66 67 68। 66 का मतलब कार्बन कार्बन के एटॉमिक नंबर है। बताओ दोनों के एटॉमिक नंबर 6 है ना बेटा, इसके क्या है 6 और 7, इसका 6 और 8। तो याद रखना कि 6 6 6 7 6 8 कंपैरिजन एनसीईआरटी का वो कंपैरिजन है जिसकी वैल्यू याद करनी पड़ेगी, है ना। इसलिए मैंने एनसीईआरटी लिख दिया है, मैंने कोई एक्सप्लेनेशन नहीं लिखूंगा, डायरेक्टली ध्यान रखना है। याद क्यों रखना है? क्योंकि इसमें दोनों मेजर पैरामीटर सेम आ रहे हैं। पहला पैरामीटर होता है पीरियड नंबर, वो सेम। दूसरा पैरामीटर होता है ऑर्डर, वो सेम। जब दोनों सेम है तो वी कैन नॉट से एग्जैक्टली एज टू व्हाट द बॉन्ड लेंथ वुड लाइकली टू बी। तो अब अपने को ये देखना है कि यहां पर क्या होगा। तीसरा एक और कोई आप बोल रहा है लोन पे रिपल्शन, लेकिन यहाँ पे कार्बन पे लोन पेयर नहीं है। अगर कार्बन पे लोन पेयर होता तो फिर सब में रिपल्शन होता, फिर वापस तो सेम ही हो जाता ना बेटा। तो इसका मतलब 66 67 68 में सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड दोनों के एग्जांपल में ध्यान रखना है। याद करने का तरीका कि 66 67 68 के सिंगल बॉन्ड में जो सबसे बड़ा होना चाहिए वही सबसे बड़ा होता है, और 66 67 68 में जो सबसे छोटा होना चाहिए वो सबसे छोटा होता है। वापस रिपीट कर रहा हूं, याद करने का तरीका बता रहा हूं। जो सिंगल बॉन्ड वाले में है सबसे बड़ा होना चाहिए वो बड़ा होता है। बताओ बड़ा कौन होना चाहिए? अब मेरे को बताओ 6 7 या 8, आप जानते हो 6 से 7 से 8 में जाएंगे तो लेफ्ट और राइट में साइज छोटा होता जाएगा। साइज छोटा होने से बॉन्ड जो स्मॉल होगा या बॉन्ड लार्ज होता जाएगा। तो सबसे बड़ा कौन सा बॉन्ड होना चाहिए था? सी सी बॉन्ड होना चाहिए था ना बेटा, ये बड़ा होता है। इसका प्रैक्टिकली देखोगे फर्स्ट नंबर पे आता है। ठीक है ना, जो प्रॉब्लम है वो इन दोनों में है। इन दोनों में क्या एक्सपेक्टेड था? ये कौन सा नंबर? सेकंड। और ये कौन सा नंबर? थर्ड। और ये सेकंड और ये थर्ड नंबर पे आप जमा सकते हो, लेकिन वैल्यू देखोगे तो पता चलेगा कि ये सेकंड है
और बराबर ये भी सेकंड है, मतलब इन दोनों की बॉन्ड लेंथ प्रैक्टिकली देखने पे क्या आ रही है, बराबर आ रही है। तो इसका मतलब क्या ध्यान रखना है, 66, 67, 68 में सिंगल बॉन्डेड मेजरमेंट्स में सबसे बड़ा कौन देखा गया, 66, और बाकी दोनों बराबर आ गए। क्या याद रखोगे, सिंगल बॉन्ड मेजरमेंट में 66 बड़ा या 68, बाकी दोनों, ये कौन सा हो गया, सिंगल बॉन्ड या डबल बॉन्ड। अब डबल बॉन्ड के अंदर ध्यान रखो 68 छोटा होना चाहिए था या बड़ा, अरे बोलो, छोटा, सबसे छोटा मतलब कौन से नंबर पे आना चाहिए था, प्रैक्टिकली थर्ड नंबर पे देखा गया, मतलब इसमें यहां एक्सेप्शन नहीं है, इसमें एक्सेप्शन इन दोनों में देखा गया है। इन दोनों में एक्सेप्शन ही देखा गया कि जो छोटा होना चाहिए वो बड़ा है और जो बड़ा होना चाहिए वो छोटा है। सोच के बताओ मैं क्या कहना चाह रहा हूं, बताओ इनमें फर्स्ट कौन करूं, सी एन या सी सी, सी सी एन कौन सा नंबर दूं, फर्स्ट। अब आपको ये फर्स्ट दे चुके हो और थर्ड दे चुके हो तो जाहिर सी बात है ये कौन सा होगा, सेकंड। क्या ये ऑर्डर याद हो गया बेटा, इसको ऑर्डर को याद ही करना है, 3-4 बार घर पे अपने आप याद करोगे वो याद हो जाएगा, है ना। सिंगल बॉन्ड को जमाओ 66, 67, 68 में, और नंबर याद रखो 1 2 2, जिसका मतलब ये फर्स्ट है ये सेकंड है और ये भी सेकंड है, मतलब दोनों बराबर है। डबल बॉन्ड को जमाओ और नंबर याद रखो 2 1 3, जिसका मतलब है सबसे छोटा ये है और ये दोनों इन्वर्टेड ऑर्डर हैं, ये सेकंड है और ये फर्स्ट है। एनसीईआरटी में वैल्यूज भी दे रखी हैं, बट आई विल नॉट आस्क यू टू रिमेंबर द वैल्यूज बिकॉज वैल्यूज तो मुझको भी याद नहीं है, ठीक है ना। वैल्यू थोड़े पूछेगा कोई कि बताओ वैल्यू कितनी, आप बताओगे 143 पिकोमीटर और बोलेगा कि यस ये बात हुई ना, है ना, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो सवाल कभी बॉन्ड लेंथ पर नहीं आएगा, मतलब बॉन्ड लेंथ की वैल्यूज पर नहीं आएगा, कंपेरिजंस पर आएगा, ठीक है ना। ये वो दो कंपेरिजंस हैं जो हर बार ऐसा ही होता है कि याद करने पड़ते हैं, आप याद नहीं करोगे चल जाएगा। देखो बेटा क्वेश्चन इतने सारे अवेलेबल हैं, हमको क्या मालूम क्वेश्चन कौन सा बनाएगा, लेकिन जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है लेंथ के, उन क्वेश्चन में से ये क्वेश्चन तो प्राइमरी है। दिमाग का सवाल पूछेगा तो ये पूछेगा, ये दिमाग से नहीं मेमोराइज, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस हैं। कभी एनसीईआरटी ने किसने बहुत सावधानी पूर्वक पढ़ा है, वैल्यूज पे भी किसने सोच के देखा है, तो उस पर पूछ सकता है, ठीक है ना। अब इनमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए बेटा, जैसे कि मैंने कहा आपको कि अभी कुछ एग्जांपल्स होते हैं तो अपने आप करने होते हैं। बताओ एन एन है, ओ ओ है, बताओ इनमें टू टू कौन है, दोनों टू टू। मैंने कहा था जब टू टू दोनों हो जाए तो ऑर्डर देखते हैं, भाई इसका ऑर्डर क्या है, इसका क्या है। अब बताओ कि इसका बॉन्ड लेंथ बढ़ाएगा कि नहीं आएगा बेटा, ऑक्सीजन बड़ा बॉन्ड होगा, नाइट्रोजन छोटा होगा, कारण बताइए, जिसका ऑर्डर ज्यादा उसकी लेंथ कम, वैसे ही है ना बेटा। चलिए आ जाइए, एन ट्रिपल बॉन्ड, एन डबल बॉन्ड, एन में क्या इसको भी ऑर्डर से करना पसंद करेंगे, हाँ करेंगे ना बेटा, और कोई अपने पास तरीका ही नहीं है। जल्दी बताओ आंसर क्या होगा, एन डबल बॉन्ड एन बड़ा होगा, राइट। इसका नंबर बताओ 2 1 या 2 2, इसमें बॉन्ड कौन सा, एच एच बॉन्ड है या ओ एच है या दोनों है, और दिमाग खराब है क्या, H2O में, H2 में O यहां पर होता है, H यहां पर, H वहां पर होता है, यहां पर ही बॉन्ड होता है क्या, तो एच एच कहां से आ गया इसके अंदर, कौन सा बॉन्ड है इसमें, ओ एच को नंबर कौन सा दोगे, 1 2 या 2 2 या 1 1, 1 2, इसका 1 2, इसका हाँ 1 2 1 3 में बड़ा, तो इसका बॉन्डिंग बड़ी आ जाएगी ना बेटा। चलो ये बताओ, ये एच एफ 1 2 ये वाला, तो ये 1 3 बड़ा होगा ना बेटा। तो ये सारे सवाल हो गए बॉन्ड लेंथ के, है ना। द ओनली 2 क्वेश्चंस विच आई एम थिंकिंग अगर वो एग्जाम में आते हैं और चैलेंजिंग बनते हैं, क्योंकि मेमोरी बेस्ड है, जिसने अच्छा याद किया हुआ है वो कर लेगा, नहीं याद किया हुआ नहीं कर पाएगा, ठीक है ना। क्योंकि ये एग्जाम आप एग्जाम में नहीं सोच सकते, ऐसा नहीं हो सकता कि ये क्वेश्चन आप एग्जाम में आपने इम्प्रॉम्प्टू गए, बिना किसी तैयारी के गए एग्जाम में हाथों हाथ सोच लिया कि मेरे को लगता है दोनों बराबर है, लगता तो मुझको भी नहीं था दोनों बराबर है, ठीक है ना, आप कहां सोच लोगे। तो इसलिए ध्यान रखना है, ये वाले क्वेश्चन जो है वो एनसीईआरटी के वो डेटा बेस्ड क्वेश्चन हैं जो एक बार प्रिपेयर करके जाने पड़ेंगे। पहले बोल देता, रीजन लिखा होता, तो मैं इतना बोल रहा हूं तो मान के चलो बेटा, सिर्फ वैल्यू एक डब्बा बना रखा है, उस डब्बे में खूब सारे एटम के साइज दे रखे हैं और डायरेक्टली लेंथ लिख रखी है, राइट। बेटा ये तो डबल बॉन्ड, ये भी डबल बॉन्ड है, तो हम जब बहुत नजदीकी होता है वैल्यू देखना बेटा, 136 138 ऐसे पिकोमीटर का डिफरेंस है ना। उस पिकोमीटर के डिफरेंस पे सिर्फ ये होता है साइड बॉन्ड रिपल्शन, है ना, प्लस ई एन डिफरेंस के मिक्स इफेक्ट से डेटा दे रहा है, यस बिल्कुल।
See, now that we have done all the topics related to covalent bond, अब हम थोड़ा आगे बढ़ सकते हैं कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर ही होने वाले एक टॉपिक की और, जिसका नाम है इनर्ट पेयर इफेक्ट। प्रॉपरली अगर देखे जाए तो इसको पी ब्लॉक में भी पढ़ा जा सकता है। पी ब्लॉक जब हम पढ़ेंगे तो ये वाला टॉपिक पूरा स्किप करेंगे, क्योंकि यहाँ पर पूरा पढ़ रहे हैं ढंग से, ठीक है ना। ऐसा नहीं पढ़ रहे हैं, थोड़ा यहाँ पर करेंगे, थोड़ा वहां पे करेंगे, ठीक है ना। वहां पे करेंगे तो सिर्फ क्वेश्चन लिखवाऊंगा और लिखवा के छोड़ दूंगा, सॉल्यूशन आपको अपने आप करना रहेगा, ठीक है ना। जो सीखना है वहां पे इतना ढंग से सीख लेना कि वहां पर हमारे को वापस करने की जरूरत नहीं पड़े। किसी को तब तक याद नहीं रहा तो आई विल श्योरली असिस्ट, है ना, कि भैया कि इसका क्या आंसर होगा, कैसे सोचना है ना। इंपॉर्टेंट लाइंस में बता दूंगा वहां पर, लेकिन मेजर पोर्शन हम पूरा की पूरा यहाँ पे करने वाले हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट का। अब चूंकि मैं यहाँ पे करवा रहा हूँ तो डू नॉट एक्सपेक्ट कि जब आपका टेस्ट होगा तो मैं आपको ये स्किप करूंगा। इनर्ट पेयर इफेक्ट पूरा टेस्ट में भी आएगा, क्योंकि अब हम क्लास में भी कर चुके हैं, है ना। वेरी शॉर्टली यू गोइंग टू गेट अ डीपीपी बेस्ड ऑन इनर्ट पेयर इफेक्ट ऑल्सो। सवाल वो डीपीपी के कर लोगे, वो क्लास के नोट्स के कर लोगे, कुछ और करने की जरूरत नहीं है। पूरा पी ब्लॉक में एक एक लाइन का जो भी सवाल एनसीईआरटी का है इनर्ट पेयर इफेक्ट बेस्ड, वो यहीं पर आ जाएगा अपने नोट्स के अंदर, ठीक है ना। तो चिंता करने की बिल्कुल जरूरत नहीं, इनर्ट पेयर इफेक्ट पूरा हो जाएगा। इनर्ट पेयर इफेक्ट कौन से ब्लॉक का होता है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया पी ब्लॉक का होता है। अगर आप देखोगे डी ब्लॉक के अंदर इसका ठीक उल्टा इफेक्ट लगता है ना। पी और डी कई मायनों में उल्टे हैं, है ना। इनके लेटर से लेकर ये पी है, इसको उल्टा कर दोगे डी आएगा, उससे लेकर और प्रॉपर्टीज तक में कई में अंतर है। इनर्ट पेयर इफेक्ट में भी अंतर है। यहां पर मैं पढ़ा रहा हूं कि इनर्ट पेयर इफेक्ट लगेगा, डी ब्लॉक में लिखा हुआ है उसमें रिवर्स ऑफ इनर्ट पेयर इफेक्ट लगता है। जो इनर्ट पेयर इफेक्ट यहां पढ़ोगे उसका ठीक उल्टा कर देना, डी ब्लॉक का सही हो जाएगा सवाल, ठीक है ना। नेक्स्ट है गैप ऑफ +2 इज इन ऑक्सीडेशन स्टेट इज ऑब्जर्व ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। आपने शायद सुना होगा कि जैसे बोरॉन फैमिली है, बोरॉन फैमिली की ऑक्सीडेशन स्टेट 1 और 3 होती हैं, कभी 1 कभी 3। वैसे तो 3 रहती है, कभी कभी क्या हो जाती है 1। गैप कितने का आ रहा है, 2 का। टिन और लेड वाले में गैप आएगा 2 का, Sn+2 एंड Sn+4। नाइट्रोजन फैमिली में 3 और 5 है, गैप वापस 2 का। तो पूरे पी ब्लॉक में जो जो भी उनकी नॉर्मल ऑक्सीडेशन स्टेट्स दिखेंगी उसमें सामान्यतः गैप कितना का दिखेगा, 2 का। आपने फास्फोरस के कंपाउंड सुने होंगे PCl3 एंड PCl5, PCl4 नहीं सुना होगा, जिसका मतलब है फास्फोरस में उनकी वैलेंसी में कितने का अंतर आ रहा है, 2 का। ये 2 का जो अंतर है दैट इज एक्सप्लेन्ड बाय समथिंग दैट वी कॉल इनर्ट पेयर इफेक्ट। हो सकता है एग्जाम में ये भी सवाल आ जाए, पी ब्लॉक की ऑक्सीडेशन स्टेट में 2 के अंतर आने का कारण क्या है, तो इनर्ट पेयर इफेक्ट है। कैसे है मैं अभी सिखा दूंगा, लेकिन अभी आपको ये लाइन ध्यान रखनी है ना। ये वो थियोरेटिकल पॉइंट्स हैं जो कि मिस आउट होते हैं, पूरी थ्योरी करने के बाद में भी कई बार ये क्लियर नहीं होता लोगों को। तीसरा मैंने लिखा है लोअर एलिमेंट्स। ये तो टिपिकली उसकी बात है, जब मैं इनर्ट पेयर इफेक्ट समझाऊंगा तो ये लाइन ज्यादा अच्छे समझ में आएगी। अभी तो ये समझ लो लोअर एलिमेंट मतलब नीचे वाला एलिमेंट। नीचे वाले एलिमेंट पसंद करेंगे नीचे वाली स्टेट। नीचे वाली स्टेट मतलब 1 और 3 में से कम कौन है, तो नीचे वाले पसंद करेंगे 1। अगर मैं ग्रुप 13 की बात कर रहा हूं तो नीचे वालों को 1 पसंद है, ऊपर वालों को 3 पसंद है। लोअर लाइक्स लोअर स्टेट या लोअर लाइक्स हायर स्टेट। तो अगर कभी जैसे कोई हमको याद करना हो कि इफेक्ट हमारे को इतना सारा कौन पड़े, डायरेक्टली समरी का कुछ याद रखें तो समरी है इनर्ट पेयर इफेक्ट समरी है लोअर लाइक्स लोअर स्टेट। क्या है, लोअर लाइक्स लोअर स्टेट। लोअर एलिमेंट जो है नीचे का एलिमेंट है उनको नीचे की स्टेट पसंद है। पसंद है मतलब वो स्टेबल रहते हैं उसमें या अनस्टेबल रहते हैं, दैट्स राइट। नेक्स्ट इज इंपॉर्टेंट फॉर ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग बिहेवियर। सवाल हमारे दिमाग में उठता है कि इनर्ट पेयर इफेक्ट हम पढ़ ही क्यों रहे हैं, तो पढ़ने का पहला कारण तो सिलेबस में है, सवाल आते हैं एग्जाम में। लेकिन सवाल एग्जाम में किस पर बेस्ड आते हैं, तो जवाब ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग बिहेवियर पर आते हैं। सवाल जैसे ही देखते हो तो हमारे को दिमाग में कभी ऐसा तो नहीं होता है सवाल के ब्रैकेट में लिखा होता है ध्यान दें ये इनर्ट पेयर इफेक्ट से संबंधित रखता है, ऐसा तो नहीं होता है बेटा कि हमारे को हिंट देंगे साथ में, है ना, कि आपको तकलीफ नहीं हो इसलिए हम आपको हिंट दे रहे हैं साथ साथ में, ऐसा तो है तो होता नहीं है। तो आपको प्रिडिक्शन कैसे करें, क्वेश्चन तो एग्जाम में इनर्ट पेयर इफेक्ट लिखा हुआ नहीं आएगा। क्वेश्चन ऐसा आएगा इनमें से कौन स्टेबल या इनमें से कौन ऑक्सीडाइजिंग या इनमें से कौन रिड्यूसिंग। अब आपको ये ध्यान रखना है अगर पी ब्लॉक में ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग का क्वेश्चन बना है, देयर आर 90% एंड इवन मोर चांसेस दैट क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन द इनर्ट पेयर इफेक्ट। अगर डी ब्लॉक में ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग का क्वेश्चन बना है तो भी इनर्ट पेयर इफेक्ट का उल्टा है, लेकिन अगर पी ब्लॉक में बना है तो इनर्ट पेयर इफेक्ट ही लगेगा उसमें, ये बात ध्यान रखो। इसलिए मैंने लिख दिया इट्स इंपॉर्टेंट फॉर डिटरमाइनिंग द ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग बिहेवियर। और लास्ट आता है कि इसकी रीजनिंग क्या होगी, द रीजनिंग इज स्ट्रिक्टली बेस्ड ऑन एनर्जेटिक्स। डू यू अंडरस्टैंड एनर्जेटिक्स, द स्टडी ऑफ एनर्जी चेंजेस, है ना, जिसको आप थर्मोडायनामिक्स भी कहते हो।
है ना। एनर्जेटिक्स मतलब एनर्जी की स्टडी को एनर्जेटिक्स कहते हैं। एनर्जी की स्टडी कौन से चैप्टर में कर रहे हैं, तो जवाब है केमिकल बॉन्ड में कर रहे हैं। तो हम केमिकल बॉन्ड का बनना टूटना सब एनर्जी से संबंध रखता है ना बेटा, तो उस एनर्जी से एक्सप्लेन करूंगा। आई विल एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ इनर्ट पेयर विद द हेल्प ऑफ एनर्जेटिक्स ऑफ द केमिकल बॉन्ड। आपको भी ध्यान रखना है कि ये एनर्जेटिक्स पर बेस्ड इफेक्ट है, इसके नाम पर नहीं जाना है। नाम इनर्ट है, इनर्ट का मतलब होता है स्लोली मूविंग, धीरे धीरे रिएक्ट करने वाले। धीरे धीरे रिएक्ट करने का मतलब क्या होता है, उसकी रेट स्लो है या उसकी एनर्जी कम है। दैट्स राइट, रेट स्लो है, जबकि ये इफेक्ट रेट का है ही नहीं। कुछ लोगों ने गलती से इसका नाम रख दिया इनर्ट पेयर इफेक्ट, जल्दबाजी में, है ना, जल्दबाजी में नाम रख दिया धीरे धीरे, मतलब इनर्ट पेयर इफेक्ट। ठीक है बेटा, अब वो नाम तो रख दिया, वो इतना फेमस हो गया नाम कि दुनिया भर में इस प्रभाव को, जो कि इनर्ट प्रभाव है ही नहीं, वो तो एनर्जी का प्रभाव है, उसको उन्होंने इनर्ट बोल दिया। अब इतना फेमस हो गया कि सब लोग इनर्ट बोलते हैं। जब सब लोग इनर्ट बोलते हैं, जब ग्लोबली ये हो गया है कि सारी किताबों में इनर्ट पेयर इफेक्ट है, तो हमारी कोई मानने वाला नहीं, हमारी कोई सुनेगा नहीं कि हम बोले कि नहीं इसको इनर्ट नहीं बोलना चाहिए और लोग चेंज कर देंगे। तो इसलिए नाम मिसलीडिंग है। पहले की एनसीईआरटी में एक सवाल था, द नेम इनर्ट पेयर इफेक्ट इज मिसलीडिंग, व्हाई? द आंसर इज बिकॉज द इनर्ट वर्ड मीन्स स्लोली रिएक्टिंग स्पीशीज, while this lone pair is not something that is slowly reacting। इसके पास एनर्जी की कमी है, एनर्जी इसके पास उतनी नहीं है जो रिएक्शन करने के लिए कैपेबल हो सके। दैट इज द रीजन। तो बेसिकली द रीजन ऑफ इनर्ट पेयर इफेक्ट इज काइनेटिक्स और थर्मोडायनेमिक्स। काइनेटिक्स रीजन है या थर्मोडायनेमिक्स है? काइनेटिक्स में आप स्टडी करते हो रेट ऑफ रिएक्शन से संबंधित बातें हैं, ये रेट पर आधारित चीज है या एनर्जी पर आधारित चीज है? ये एनर्जी पर आधारित चीज है, तो इसको एनर्जेटिक्स का स्टडी मानते हैं, एंड नॉट द एनर्जी, नॉट द स्टडी ऑफ काइनेटिक्स। ये काइनेटिक्स का हिस्सा नहीं है, ये एनर्जेटिक्स का हिस्सा है, ये थर्मोडायनेमिक्स का हिस्सा है। तो इसलिए इसका सही जो पढ़ने का तरीका होगा वो एनर्जी से होगा, रेट से कभी मैं नहीं पढ़ा पाऊंगा इसको। मैं कभी नहीं बताऊंगा कि देखो इसका जो लोम पेयर है वो धीरे धीरे रिएक्शन कर रहा है, आज रिएक्शन करने निकला है, कल या परसों तक पहुंच जाएगा। ठीक है ना, ऐसा कभी नहीं बोलूंगा मैं ये बोलूंगा कि इसकी एनर्जी इम्प्रॉपर है इसलिए रिएक्शन नहीं कर पा रहा है। ये क्लियर है ना बेटा? दैट इज द इंट्रोडक्शन ऑफ व्हाट वी से द इनर्ट पेयर इफेक्ट, देन वी कम ऑन टू द बेसिक एक्सप्लेनेशन ऑफ व्हाट इज एक्चुअली द इनर्ट पेयर इफेक्ट। पहले ये लिख लो, फिर अपन आते हैं उसके बेसिक एक्सप्लेनेशन पर। हाँ देखिए बेटा, नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। बताइए मैंने कौन से ब्लॉक के एलिमेंट बनाए? पी ब्लॉक। क्या ग्रुप अभी तक याद है थोड़े बहुत? इस ग्रुप का नाम ग्रुप 13, तो ये ग्रुप 13 है। बताइए ग्रुप 13, दिस ग्रुप इज 13। अगला बोलिए 14, देन 15, 16, 17। 17 तक आते आते इनर्ट पेयर इफेक्ट ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल स्मॉल हो जाता है। हमें जो मेनली ध्यान रखना है, इनर्ट पेयर इफेक्ट का सवाल जो ही बनेगा इट इज ओनली ऑन 13, 14, 15। 16 में बहुत वीक प्रोग्रेस होती है और 17 में ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल।
इसका मतलब जो सवाल बनेंगे मेनली सवाल आपको देखेंगे एनसीईआरटी से लेकर पीवाईक्यू से लेकर कहीं भी। हाँ हाँ, तो इस बार उनका मेरे ख्याल से टेस्ट ढंग से हो नहीं पाया था शायद, तो वो इस बार उसका हो जाएगा 2 से 5, ठीक है ना। जो सिलेबस है वो पहले से कह दिया है, अब बार बार मुझको पूछना नहीं है, मैंने पहले ही बोल दिया कि उस पे ऐप पे डिस्प्ले हो जाएगा, राइट। चलिए बताओ, ग्रुप 13, 14, 15, 16 की बात करें, ग्रुप 13 की बात करते हैं पहले। बताओ ग्रुप 13 में बोरॉन फैमिली है, व्हाट इज द आउटर कॉन्फ़िगरेशन ऑफ बोरॉन फैमिली? सोच के बताना, गलत मत बताना लेकिन। हाँ आप एक हाँ बोलो। बोरॉन फैमिली, बोरॉन फैमिली NS2NP1, अरे सही है ना बेटा। इन सब के वैलेंसी इलेक्ट्रॉन 3 है, S में कितने हैं, P में कितने हैं, D में मैं पूछ नहीं रहा हूं, पूछे तो है ही नहीं। N-1D में है, N-1D में है, लेकिन जिसके पास N-1D है उसमें है, हर किसी के पास N-1D है ही नहीं। इसका मतलब मैं वो पूछूंगा ही नहीं, मुझको सिर्फ इससे मतलब है, जो इनर्ट पेयर इफेक्ट पढ़ा रहा हूं तो मुझको मतलब है आउटर इलेक्ट्रॉन से। आप भी ध्यान रखें कि इन सब के बारे में मालूम होना चाहिए। पूरा बोरॉन फैमिली जो है उसके लिए मैं कॉन्फ़िगरेशन लिख रहा हूं NS2NP1। सो द कंप्लीट बोरॉन फैमिली इज नोन बाय द कॉन्फ़िगरेशन NS2NP1, NS2NP2, NS2NP3, NS2NP4 एंड सो ऑन, राइट। अब समझने का प्रयास कीजिएगा। मुझको बताओ कि जैसे सपोज बोरॉन है ना, आई एम टेकिंग द एग्जांपल ऑफ बोरॉन। सपोज बोरॉन है, टेल मी द बोरॉन्स एटॉमिक नंबर, जल्दी बोलो फटाफट, कॉन्फ़िगरेशन बताइए फटाफट। 1s2, 2s2 एंड 2p1। बताओ कितने अनपेयर्ड है? एक अनपेयर्ड है तो बॉन्ड कितने बनाएगा ये? लेकिन अगर एक्साइटेड में चला गया 3 बना लेगा ना बेटा। एक्साइटेड में ले जाने के लिए S को इलेक्ट्रॉन कहां शिफ्ट करना पड़ेगा? P में। इसको एनर्जी देनी पड़ेगी या रिलीज होगी? इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा ना बेटा। और इन्वेस्टमेंट हम इसलिए करते हैं कि इन्वेस्टमेंट आज करेंगे तो कल प्रॉफिट होगा। क्या बोरों को कोई प्रॉफिट होगा? प्रॉफिट होगा या नहीं होगा? व्हाट इज द प्रॉफिट कॉल्ड? बॉन्ड एनर्जी। क्योंकि ये थोड़ा सा एनर्जी देगा, मान लो इसने 5 जूल एनर्जी दी और इलेक्ट्रॉन को अनपेयर करा लिया, कितने अनपेयर्ड हो गए? अब जब 3 बॉन्ड बनेंगे तो मान लो जितनी एनर्जी रिलीज हो रही थी उससे 25 जूल एक्स्ट्रा रिलीज हो रही, तो नेट तो फायदा हो गया ना बेटा। तो बोरॉन को इन्वेस्टमेंट का फायदा है या नहीं है? बोरॉन कितने इलेक्ट्रॉन यूज करना चाहेगा? 3 यूज करेगा तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होगी या +3 होगी? जो 3 बॉन्ड यूज करता है उसकी स्टेट +3 होती है, उसकी वैलेंसी 3 होती है, ऑक्सीडेशन स्टेट 3 होती है। तो व्हाट इज द मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ बोरॉन? क्या मैं जो लाइन बोल रहा हूं उससे, क्या बोरॉन की सबसे कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है? क्योंकि S के इलेक्ट्रॉन को P में शिफ्ट करना बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है, साथ में जो नया बॉन्ड बनता है उससे फायदा मिलता है, सो अलग। इसका मतलब बोरॉन इज मोस्ट फेवरेबल, शोज +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। अब आते हैं नीचे की तरफ। बताओ नीचे जब आएंगे तो लास्ट में कौन सा एलिमेंट मिलेगा? थेलियम। थेलियम तक आते आते एटॉमिक नंबर 81 हो जाता है। कितना हो जाता है? दैट इज टू हाई और टू स्मॉल? टू हाई। बताओ इसका पीरियड नंबर कौन सा बोरों का? बोरों का सेकंड। चलो ये थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये कौन सा पीरियड है? 6 पीरियड में कितनी इनर्ट गैस गई? 5। पांचवी कौन सी थी? हाँ, तो लेट अस राइट द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ थेलियम। इट हैज बीन अ लॉन्ग टाइम सिंस वी हैव रिटन द कॉन्फ़िगरेशन, लेकिन तो भी आप सोचने का प्रयास करो, कॉन्फ़िगरेशन मिल जाएगा। थेलियम का बताओ कौन सा? ज़ेनॉन। ज़ेनॉन के बाद 4, 5, 6 याद है? 4F, 5D, 6 का S और 6 का P, क्योंकि ये P ब्लॉक का है तो 6P भी तो आएगा बेटा। हम पहले से डिसाइड कर चुके हैं कि पूरा ब्लॉक NS2NP1 है, तो इसका मतलब 6S2 होगा और 6P1, और अंदर का D भरा हुआ होगा या खाली? कितने होंगे? 10 और इसमें 14। क्या पूरा कॉन्फ़िगरेशन आ चुका है? डबल चेक करना है तो एटॉमिक नंबर ऑफ ज़ेनॉन से जोड़ लो। बताओ ज़ेनॉन का एटॉमिक नंबर 54 + 14 + 10, 78 + 3 एंड दिस इज 81। सही है ना बेटा? इसका मतलब कॉन्फ़िगरेशन हमें इंस्टेंटली मिल जाएगा। अब कॉन्फ़िगरेशन मिल गया, अब थोड़ा सोचो। बताओ इसमें कितने अनपेयर्ड हैं? S को P में एक्साइट कराना है, क्या यहां भी एनर्जी देनी पड़ेगी?
थोड़ी या ज्यादा? आंसर है बहुत ज्यादा। उसका रीजन सुनना आप। मुझको बताओ, क्या ये एस का इलेक्ट्रॉन यहां पे जाने से कौन रोकता है? आंसर है न्यूक्लियस। अरे 1s2 कहां से रोकता है? दिमाग खराब हो गया है। 1s2 कोई चुंबक है क्या जो रोकेगा उसको? वन बोरोन का न्यूक्लियस, बताओ बोरोन का न्यूक्लियस पे चार्ज क्या है? कितना है? उसके न्यूक्लियस में प्रोटॉन कितने हैं? 5। तो उसका न्यूक्लियस चार्ज 5 है। इस एस इलेक्ट्रॉन को यहां पे जाने से हमने कहा हमने इन्वेस्टमेंट किया है। इन्वेस्टमेंट किया है मतलब हमने फोर्स लगाया है, एनर्जी दी है। एनर्जी हमेशा किसी अट्रैक्शन के अगेंस्ट दी जाती है। इसका अट्रैक्शन करने वाले कितने प्रोटॉन हैं? 5। थोड़े से होते हैं, बहुत ज्यादा होते हैं? तो आंसर डिपेंड करता है कंपेयर किससे किया जा रहा है, और वो है 81 से कंपेयर किया जा रहा है तो बहुत थोड़ा सा है। अरे सही है ना बेटा? 81 प्रोटॉन है मतलब बहुत ज्यादा है। अरे बात सही है ना बेटा? अगर ये एस का इलेक्ट्रॉन यहां पे जाएगा तो क्या ये 81 प्रोटॉन जाने देंगे या रोकेंगे? रोकेंगे। 3 इडियट का गाना स्टार्ट हो जाएगा, जाने नहीं देंगे तुझे। अरे मालूम है ना बेटा? तो यानी ये एस इलेक्ट्रॉन जो है वो पी में जा नहीं पाएगा, क्योंकि अट्रैक्ट करने वाले न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स की संख्या कितनी है? 81। यानी इन्वेस्टमेंट बहुत बड़ा है या छोटा है? इन्वेस्टमेंट बड़ा है। लेकिन कुछ लोग इन्वेस्टमेंट कर भी देते हैं, सोचते हैं अच्छे दिन आएंगे, ठीक है ना बेटा? लेकिन जरूरी नहीं क्या है, वो इट ऑल डिपेंड्स कि नया बॉन्ड कितना बनेगा। बताओ नए बॉन्ड कितने बनेंगे? 3। कैसे बनेंगे? एक घटिया क्वालिटी के बनेंगे, क्योंकि इसका साइज इतना बड़ा है। बताओ बड़े साइज वाले बॉन्ड वीक बनाते हैं या स्ट्रॉन्ग? तो इसने इन्वेस्टमेंट तो बहुत बड़ा कर दिया, सोच के कि चलो कोई बात नहीं, 81 प्रोटॉन है, उससे लड़ाई मोल लेकर बाहर से इन्वेस्टमेंट लेकर आ गया और एस इलेक्ट्रॉन को पी में एक्साइट कर दिया। अब इतनी सारी जब एनर्जी दी सिस्टम को, तो सिस्टम अनस्टेबल हो गया। और सिस्टम ने ये सोचा कि चलो बॉन्ड बनाएंगे, जितना हमने दुख सहन किए उससे ज्यादा सुख हो जाएगा, ठीक है ना? लेकिन यहां पर होगा उल्टा। अगर उल्टा हो गया तो मुझको बताओ कि इसको लेने के देने पड़ जाएंगे, और जब इसको बॉन्ड बनेगा तो बॉन्ड बनेगा, मान लो इसने खर्चा किया 200 जूल का और बॉन्ड बनेगा 25 जूल का, 175 जूल का जो नुकसान है वो सहन नहीं कर पाएगा और लौट के वापस घर को आ जाएगा। अरे सही है ना बेटा? तो बताओ थीलियम का एस इलेक्ट्रॉन परमानेंटली पी में जाएगा या नहीं जाएगा? ये बात सही है बेटा? अब मैंने जो भी समझाया आपको, ये रेट ऑफ रिएक्शन समझाया है या एनर्जी से समझाया है? इसलिए बेटा ये एनर्जेटिक्स पर बेस्ड प्रभाव है। इट इज नॉट अ इफेक्ट बेस्ड ऑन केमिकल काइनेटिक्स, ठीक है ना? इट इज नॉट समथिंग दैट इज रिलेटेड टू रेट ऑफ रिएक्शन। ये एनर्जी से प्रभावित होने वाला प्रभाव है, ना कि रेट ऑफ रिएक्शन से, ठीक है ना? इसलिए बढ़िया थियोरेटिकल सवाल बनता है कि इट इज बेस्ड ऑन एनर्जी, इट इज बेस्ड ऑन रेट, बोथ नन। हमेशा रेट को डिस्क्वालीफाई करना, एनर्जी इज द राइट आंसर। ये क्लियर है बेटा? दिस इज द बेसिक्स ऑफ द इनर्ट पेयर इफेक्ट। इसके अलावा सारा एप्लीकेशन है, यही बेसिक है। नीचे वालों के अंदर क्या होता है? एस इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करना आसान या मुश्किल? रीजन फर्स्ट, अट्रैक्शन ज्यादा या कम? जेड ज्यादा या कम? बट इससे बड़ा एक और कारण है, और वो कारण है अंदर के इलेक्ट्रॉन्स की शील्डिंग कैसी है? पुअर। डी और एफ बेकार शील्डिंग वाले, मालूम है ना बेटा? अगर इनकी शील्डिंग अच्छी होती तो इस न्यूक्लियस को छुपा लेते और इसके प्रभाव को यहां तक पहुंचने नहीं देते, लेकिन इनकी पुअर शील्डिंग के चलते न्यूक्लियस जो है वो आराम से यहां तक पहुंच जाता है। ये न्यूक्लियस है और ये 6s का इलेक्ट्रॉन है। अगर बीच की दीवार मजबूत होगी तो न्यूक्लियस को छुपा लेगी ना बेटा, तो एस इलेक्ट्रॉन को किया गया इन्वेस्टमेंट कम हो जाता। लेकिन ये दीवार कमजोर है या स्ट्रांग है? क्योंकि दीवार बनी हुई है एफ और डी की, ये अंबुजा सीमेंट की नहीं बनी हुई है। ये किसकी बनी हुई है? एफ और डी की। अरे सही बेटा? और मैं कोई एंडोर्स नहीं कर रहा हूं, मैं तो ऐसे मजाक कर रहा हूं, ठीक है ना? तो एफ और डी की कारण से एफ और डी का शील्डिंग कैसा है? तो अगर ये न्यूक्लियस है तो इसका प्रभाव बाहर तक जाएगा कि नहीं जाएगा बेटा? बिकॉज शील्डिंग इज पुअर। तो एनसीईआरटी में जो रीजन दे रखा है इनर्ट पेयर इफेक्ट का, वो है कि थेलियम जैसे एलिमेंट्स के अंदर जो नीचे वाले एलिमेंट्स हैं उनका न्यूक्लियर चार्ज तो होता है ज्यादा, और अंदर के इलेक्ट्रॉन की शील्डिंग होती है पुअर। इस कारण से एस इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करना आसान हो जाएगा या मुश्किल? तो बताओ कौन सा इलेक्ट्रॉन रिएक्शन में भाग लेगा, पी का या एस का? कितने इलेक्ट्रॉन? एक इलेक्ट्रॉन पार्ट लेगा तो ऑक्सीडेशन स्टेट,
+1, इसका मतलब नीचे वाले यानी कि थेलियम की कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होगी? ये एलिमेंट लोअर है या हायर है? लोअर की लोअर स्टेबल, हायर की हायर स्टेबल। अरे क्लियर है बेटा? दैट इज समथिंग दैट वी कॉल द इनर्ट पेयर इफेक्ट। क्या रीजनिंग क्लियर हो गई बेटा? तो रीजनिंग लिख दीजिएगा, रीजन फॉर द इनर्ट पेयर इफेक्ट। अभी बताता हूं मैं, पहले रीजनिंग लिख लीजिएगा। ये अगर आपने नहीं भी लिखा है तो कोई बात नहीं, बाद में लिख लीजिएगा। पहले रीजनिंग लिख लें इसकी, रीजन फॉर द इनर्ट पेयर इफेक्ट। लिखो, रीजन फॉर द इनर्ट पेयर इफेक्ट लिखो। इन द लोअर एलिमेंट्स लाइक थेलियम, in the lower elements like thallium, the energy required to unpair s electrons is too high. The energy required to unpair s electrons is too high due to कितने कारण बताए थे बेटा? दो। पहला कारण लिख लीजिएगा, हाई न्यूक्लियर चार्ज ब्रैकेट में 81, हाई न्यूक्लियर चार्ज ब्रैकेट में 81। सेकंड, poor shielding by d and f electrons, poor shielding by d and f electrons। देखो, this energy cannot be compensated by this energy cannot be compensated by this energy cannot be compensated by formation of this energy cannot be compensated by formation of chemical bond, cannot be compensated by formation of chemical bond, therefore +1 oxidation state of thallium, +1 oxidation state of thallium is more stable than +3, +1 oxidation state of thallium is more stable than +3। ठीक है ना बेटा? लास्ट में हमको ये बताना है कि हमने जो प्रूव किया है वो कौन से सेक्शन से प्रूव किया है, एनर्जेटिक्स से प्रूव किया है या काइनेटिक्स से? दिस इज एन इफेक्ट, आगे लिख दे, देयरफॉर दिस इज एन इफेक्ट रिलेटेड टू एनर्जेटिक्स, दिस इज एन इफेक्ट रिलेटेड टू एनर्जेटिक्स। ये मैंने पहले भी लिखवा दिया था, यहां वापस इसलिए लिखवा रहा हूं क्योंकि मैंने अभी हाल प्रूव किया इस बात को। देयरफॉर दिस इज एन इफेक्ट रिलेटेड विद एनर्जेटिक्स, दिस इज एन इफेक्ट रिलेटेड विद एनर्जेटिक्स। चलिए अब आगे की बात करते हैं। देखो, रीजनिंग पार्ट हो गया हमारा, थ्योरी पार्ट इतना सही है। इनर्ट पेयर इफेक्ट की थ्योरी इतनी सी होती है, चाहे कहीं भी जाओगे इनर्ट पेयर इफेक्ट की थ्योरी इतना सा है ना? जो समझ में आना है वो इसमें से आ जाएगा, ठीक है, नहीं तो नहीं आएगा, सिंपल सी बात है। मैंने जब इसको समझा दिया है थेलियम का कॉन्फ़िगरेशन लेकर, तो इट इज डन नाउ। अगर आप थेलियम का कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हो तो यू कैन राइट द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ लेड आल्सो, बिस्मथ आल्सो एंड मेक द सेम रीजंस। सही है ना बेटा? अब सुनिएगा ध्यान से। अब हाँ बोलो, आपका क्वेश्चन क्या था? मैं वही बता रहा हूँ, अभी होल्ड ऑन, थोड़ा सा चलने दो आगे, तो अपने को अपने आप समझ में आ जाएगा कहाँ से देखना है। इनका सवाल अच्छा है, लेकिन मैं एक्सप्लेनेशन कर दूंगा उसको तो आपको समझ में अपने आप आ जाएगा, ठीक है ना? देखो ध्यान से, ये बोल रहे हैं कि बोरोन से थेलियम पर आ रहे हैं, तो क्या हो रहा है? लोअर स्टेट स्टेबल होती जा रही है, अनस्टेबल? स्टेबल। बताओ बोरोन की कौन सी स्टेट स्टेबल है? ध्यान देना, मैंने जिस पे गोला लगा रहा हूं वो क्या लगा रहा हूं वो सुनिएगा। बोरोन पे मैं +3 पे गोला लगा रहा हूं, एल्यूमिनियम +3, गैलियम +3, इंडियम +3,
और ये +1, ठीक है ना बेटा। इसका मतलब सुनना ध्यान से, इसका मतलब इनर्ट पेयर इफेक्ट सबसे ज्यादा भयंकर कहां लग रहा है? सबसे ज्यादा भयंकर किसमें लग रहा है? थेलियम में। बाकी सब में लग रहा है या नहीं लग रहा है? लग रहा है, लेकिन हमें पता नहीं चल रहा है क्योंकि स्टेट की स्टेबिलिटी जो हम सोच रहे हैं वैसी नहीं आ रही है। आपने सोचा था 2-3 एलिमेंट तक तो +3 आएगा, उसके बाद +1 आ जाएगा, मैंने भी ऐसे ही सोचा था। लेकिन जब वैल्यूज देखी मैंने, कौन सी वैल्यूज? आंसर है पोटेंशियल की वैल्यूज। ये सारा जो मैं गोले लगा रहा हूं, ये अपने आप सोच के नहीं लगा रहा हूं, अपने आप कैलकुलेट करके नहीं लगा रहा हूं, ये इसलिए लगा रहा हूं क्योंकि मुझको पोटेंशियल की वैल्यूज मालूम है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो होता है वो डिसाइड करता है कि +1 ज्यादा स्टेबल है या +3। इलेक्ट्रो पोटेंशियल से जब देखता हूं तो पता लगता है कि यहां तक सबका +3 स्टेबल है या +1 है। तो कुछ लोग सोचते हैं कि अच्छा इनर्ट पेयर इफेक्ट तो इनमें लगता ही नहीं है, आंसर है सब में लग रहा है। इनर्ट पेयर इफेक्ट ये कहता है, लाइन सुनना आप ध्यान से, इनर्ट पेयर इफेक्ट ये कहता है हम जब ऊपर से नीचे आते हैं, टॉप टू बॉटम आते हैं, तो +1 की स्टेबिलिटी बढ़ती है या कम होती है? बढ़ती है। इसका मतलब आपको जब एग्जाम में सवाल आएगा तो पूछेगा बोरोन का +1 स्टेबल या एल्यूमिनियम का +1 स्टेबल, तभी ध्यान रखना है नीचे वालों की लोअर स्टेबल। बताओ लोअर कौन है, बी या एल? लोअर की कौन सी स्टेबल? लोअर कंपेयर टू लोअर ऑफ अपर। नहीं आया समझ में? और आ गया ना बेटा। जनरली क्या होता है, लोग सोचते हैं कि इनर्ट पेयर इफेक्ट का मतलब है कि लोअर वालों की लोअर स्टेबल कंपेयर टू देयर हायर। नो, इनर्ट पेयर इफेक्ट इज नॉट इफेक्ट कंपेयरिंग लोअर टू हायर, इट इज इफेक्ट कंपेयरिंग लोअर टू लोअर। ऊपर वाले की लोअर की तुलना में नीचे वाले की लोअर ज्यादा स्टेबल है, ये इनर्ट पेयर इफेक्ट है। और अगर आप ये पूछते हो कि सर इन दोनों में से कौन सी स्टेबल होगी, तो इन दोनों में से कौन सी स्टेबल होगी वो तुम्हें को पोटेंशियल से देखकर रटा रटा आंसर मार्क करना पड़ेगा यहां पर, ठीक है ना। वो भी डिफिकल्ट नहीं, क्योंकि किताबों में वैल्यू देखना कहां डिफिकल्ट है, वो देख के मैंने बता दिया। लेकिन ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है इनर्ट पेयर इफेक्ट ऊपर से नीचे लगातार लग रहा है या लास्ट में लग रहा है? लगातार लग रहा है। इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या कहता है? टॉप टू बॉटम आने पर लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट बिकम इंक्रीजिंगली स्टेबल। क्या बोलना है? लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट बिकम इंक्रीजिंगली स्टेबल, जिसका हिंदी में अर्थ है ऊपर वालों की लोअर की तुलना में नीचे वालों की लोअर ज्यादा स्टेबल होगी। तो इसका मतलब इनर्ट पेयर इफेक्ट हमें सिखा क्या रहा है? दो एलिमेंट की सेम स्टेट कंपेयर करना या एक एलिमेंट की दो स्टेट कंपेयर करना, सोच के बताना, गलत नहीं होना चाहिए। बताओ जब हम यहां से यहां पे कंपेयर करें तो एलिमेंट चेंज है या सेम है? एलिमेंट चेंज, स्टेट। तो आपको कोशिश करना है इनर्ट पेयर इफेक्ट पढ़ते समय एलिमेंट को चेंज करो, स्टेट को सेम रखो। और अगर आपको चाहिए नहीं सर सेम एलिमेंट की दो स्टेट, तो तैयार रहो रटने के लिए, ठीक है ना। अगर आप चाहते हैं मुझसे कि मैं बताऊं इंडियन में 1 या 3 स्टेबल है, तो मैंने लिख दिया 3, तो आपको भी 3 लिखना है, राइट। अच्छा सिमेट्रिकल है तो आपको याद करने में तकलीफ नहीं आएगी, इन सब में ऐसा ही है। बताओ अगर इसके पैरेलल इसको देखोगे तो सोच के बताओ यहां पर किसको स्टेबल करूं? वेरी गुड आंसर। यहां पे 4, यहां पे 4, यहां पे 4, यहां पे 2, यहां पे 5, यहां पे 5, यहां पे 5, यहां पे 5, यहां पे 3। थोड़ा एक्स्ट्रा जो रटना पड़ेगा आपको वो सल्फर में 4 और 6 में से एक स्टेबल है। इसके ग्रुप 16 की 3 स्टेट होती है, 2, 4, 6। कौन कौन सी? 4, 6 ये शो करता है, ये 2, 4 शो करता है, क्योंकि नीचे वाले नीचे की स्टेट शो करते हैं। बताओ 4, 6 में ज्यादा स्टेबल कौन होगा? हाँ, सल्फर के लिए 6। ऑक्सीजन सेकंड पीरियड का है तो 6 तक पहुंच नहीं पाता है, अरे मालूम है ना बेटा। तो इसलिए मैं ऑक्सीजन का लिखा ही नहीं, ऑक्सीजन की एक ही स्टेट स्टेबल है, वो है -2। चलो आ जाइए टेलुरियम की, हाँ +2 स्टेबल देखा गया है। अब ये वैल्यू जो है स्ट्रिक्टली पोटेंशियल पर आधारित है। ग्रुप 16 का सिर्फ ये 2 एग्जांपल्स काम आएगा, पी ब्लॉक में चाहे जितना पढ़ लेना, लास्ट में जो काम आएगा वो ये दोनों काम आएंगे। उसके अलावा ग्रुप 13, 14, 15 तक जो जो काम आएंगे मैंने बता दिए हैं, ठीक है ना। थ्योरी मैंने जैसे बताया कि इतनी थ्योरी है, इसके अलावा क्वेश्चंस अनलिमिटेड हैं, हर बात पे एक नया सवाल बन जाता है, ठीक है ना। तो सवाल कभी नेवर एंडिंग सवाल होंगे, लेकिन पैटर्न से समझ में आ जाएगा आपको। जैसे आप 4-5 सवाल करोगे मेरे ट्रू एंड फॉल्स के, आपको समझ में आ जाएगा कि एग्जाम में चाहे सवाल कितना भी कठिन आ जाए, वो पैटर्न समझ में आने के बाद फिर आप निकाल लोगे सवाल, ठीक है ना। दैट इज व्हाट वी हैव टू प्रैक्टिस फॉर।
तो हम ये सारा लिख लें आप, उसके बाद में डायरेक्टली ट्रू एंड फॉल्स करेंगे ताकि क्वेश्चंस इसके करें। थ्योरी का पार्ट इतना सही है, थ्योरी को जस्ट एक क्विक रिवीजन देते हैं। पी ब्लॉक में इनर्ट पेयर इफेक्ट लगता है, क्या ये बात सही है? इनर्ट पेयर इफेक्ट कहता है कि कौन से इलेक्ट्रॉन रिएक्शन में भाग लेने से मना कर देते हैं, एस इलेक्ट्रॉन या पी इलेक्ट्रॉन? एस इलेक्ट्रॉन। ये मना कब करते हैं, लोअर एलिमेंट्स में या हायर एलिमेंट में? लोअर एलिमेंट्स। लोअर एलिमेंट्स को और क्या कह सकते हैं, लाइटर एलिमेंट्स ऑफ द ग्रुप या हेवियर एलिमेंट्स ऑफ द ग्रुप? हाँ, हेवियर। नीचे आने पे डेंसिटी बढ़ती है, भार बढ़ता है, तो नीचे वाले कहलाते हैं हेवियर, है ना? अगर बोलना है दो तरह से बोल सकते हैं, इस एलिमेंट के मैं दो नाम लेना चाहता हूं, या तो मैं इसको बोलूंगा लोअर या फिर हेवियर, है ना? एनसीईआरटी में बार बार ये शब्द का उपयोग किया है, वो हेवियर है। बोला हेवियर एलिमेंट ऑफ ग्रुप 13, 14, 15 हैव स्टेबल लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट्स, ऐसा लाइन लिखा हुआ है, तो मालूम होना चाहिए इन नीचे वाले एलिमेंट को हेवियर बोलते हैं। दूसरा एक और नाम है लोअर एलिमेंट्स। लोअर इनकी स्थिति के अनुसार है, हैवी इनके मास के हिसाब से है, ठीक है ना? इनकी स्थिति नीचे है तो लोअर कहना सही है, मास इनका ज्यादा है तो हेवियर कहना भी सही है, ठीक है ना बेटा? तो इस प्रकार से हमें ध्यान रखना है कि जो ग्रुप 13, 14 और 15 के लोअर या हेवियर एलिमेंट्स हैं, उनकी लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होंगी या हायर? लोअर। इन नीचे वालों की लोअर और ऊपर वालों की हायर, है ना? लेकिन लगातार टॉप टू बॉटम आते से कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होती जाएगी? लोअर स्टेट, ठीक है ना? अब देख रहे हैं बेटा, हर किसी में गैप कितने का है? 1 और 3 में गैप कितने का है? 2 का। ये 2 का गैप क्यों है, ढंग से समझो। बताओ मुझको, NH2 NP1 है, s इलेक्ट्रॉन या तो पेयर होंगे या नहीं होंगे, या यूं कहें या तो ये अनपेयर्ड होंगे या नहीं होंगे। बताओ, s का इलेक्ट्रॉन बोरोन में अनपेयर हुआ था कि नहीं हुआ था? हुआ था। हुआ था तो कितने इलेक्ट्रॉन काम आ जाएंगे? 3 आ गए, तो स्टेट कितनी हो जाएगी? 3। और अगर ये काम नहीं आया तो स्टेट तो एक ही रह जाएगी ना बेटा। तो डिफरेंस कौन मेंटेन कर रहा है, p इलेक्ट्रॉन या s इलेक्ट्रॉन? और s कितने हैं? और 2 है तो गैप 2 का आएगा ना बेटा। या तो 2 पार्टिसिपेट नहीं करेंगे या अचानक दोनों करेंगे। अब नहीं करेंगे और करेंगे में अंतर 2 का आ रहा है ना बार बार, इसलिए इनर्ट पेयर इफेक्ट के कारण 2 ऑक्सीडेशन स्टेट का अंतर आता है। यहां देख रहे हो 1 3 है, यहां 2 4 है और यहां 3 5 है, ठीक है ना? जो जो भी अंतर आ रहा है ये हमेशा कितने का आ रहा है? 2 का आ रहा है। टिपिकली द डिफरेंस ऑफ +2 in the common oxidation state of the p block element is something that we relate to with the इनर्ट पेयर इफेक्ट, ठीक है ना? हम किससे रिलेट करते हैं इसको? इनर्ट पेयर इफेक्ट से। हम आराम से कह सकते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट के कारण पी ब्लॉक के कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट में 2 का अंतर देखने को मिलेगा। ये क्लियर है ना बेटा? अब इसमें क्वेश्चन क्या क्या बन सकते हैं वो लिख लीजिएगा, ट्रू एंड फॉल्स। ट्रू एंड फॉल्स में पहला सवाल लिख लीजिएगा, ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट, ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट stability of due to inert pair effect stability of +2 oxidation state stability of +2 oxidation state increase with increase in atomic number, increase with increase in atomic number, increase with increase in atomic number of group 13 elements, increase with increase in atomic number of group 13 elements. नेक्स्ट है बोरॉन कैनॉट फॉर्म +3 आयन। सेकेंड है बोरॉन कैनॉट फॉर्म +3 आयन। नेक्स्ट थेलियम +1 disproportionates in aqueous medium thelium +1 disproportionates in aqueous medium while
while Al plus 1 do not, while Al plus 1 do not. Next, Tl plus 3 and Tl plus 1 are oxidizing and reducing agents respectively. Thallium plus 3 and thallium plus 1 are oxidizing and reducing agents respectively. Are oxidizing and reducing agents respectively. Next, PbO2 cannot react with HCl. PbO2 cannot react with HCl. Next, Pb3O4 and Pb2O3 and Pb2O3 are examples of oxidizing agents. Pb3O4 and Pb2O3 are examples of oxidizing agents. BiX5 ब्रैकेट में X बराबर हैलोजन, BiX5 ब्रैकेट में X बराबर हैलोजन do not exist but BiI5 is exception. But BiI5 is exception. Next, SnCl2. SnCl2 is an example of good reducing agent. SnCl2 is an example of good reducing agent. Right? Next, both SO2 and TeO2, both SO2 and TeO2 are powerful oxidants. Both SO2 and TeO2 are powerful oxidants. Are powerful oxidants. And last है नाइट्रोजन कॉमा फॉस्फोरस. Nitrogen comma phosphorus in their +3 oxidation state, are unstable towards disproportion reaction. Nitrogen and phosphorus comma in their +3 oxidation state are unstable towards disproportion reaction. Unstable towards disproportion reaction. ठीक है. देखो ये सवाल तो आपको एक बार अपने आप करने पड़ेंगे क्योंकि इसके बैकग्राउंड में जो थ्योरी में मैं पूरी करा चुका हूं. एक बार खुद पे विश्वास रखते हुए कि हमको जो समझ में आया वो पूरा आया है, एक बार आधा घंटा 15 मिनट 20 मिनट जितना भी इन क्वेश्चन को दो सुन लो. एक बार बैक पैक बाद में कर लेना, पहले सुन लो मेरी बात. तो ये जो क्वेश्चंस हैं वो क्वेश्चन अब अपने आप करने का कोशिश करें. कोशिश करते समय किस बात का ध्यान रखें, जैसे हाँ देखो ढंग से बेटा, जैसे थेलियम +1 है, थेलियम +3 है, Sn2+ है, Sn4+ है, बिस्मथ 3+ है, बिस्मथ +5 है ना. इनको देखें और सोचें बताओ थेलियम +1 स्टेबल है या +3. तो +3 क्या करने का कोशिश करेगा, +1 में जाने का. खुद इलेक्ट्रॉन खाएगा या छोड़ेगा. हाँ खुद क्या होगा, रिड्यूस या ऑक्सीडाइज. खुद रिड्यूस, अगले को. ये कौन सा एजेंट हुआ, समझ में आया.
ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देना, नाम देना सीखो। कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो सकता है? सोच के बताओ बताओ। थेलियम प्लस वन, अगर ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो ये कौन सा एजेंट है? कोई जरूरी नहीं बोलना, चुप भी रह सकते हैं अपन। थेलियम प्लस वन स्टेबल है या अनस्टेबल? इलेक्ट्रॉन खाएगा, छोड़ेगा या कुछ नहीं करेगा? जब कुछ नहीं करेगा तो उसको कुछ नहीं बोलना है, हमको चुप रहना है। थेलियम प्लस वन इज नीदर ऑक्सीडाइजिंग नोर रिड्यूसिंग। क्योंकि हमें लगता है अरे इसका बड़ा भाई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो छोटा भाई कुछ ना कुछ तो करेगा ना, खाली क्यों बैठेगा? अरे ऐसे ना सोचना होता है। स्टेबल है तो सिंपल सी बात है, कुछ नहीं करेगा। ये स्टेबल है या नहीं, पहले तो ये बताओ। इन दोनों में स्टेबल कौन है, प्लस टू या प्लस फोर? अभी बताया, गोला लगाया। किस पे गोला लगाया? टिन में। जब मेरे को मत देखो, कॉपी देखो, मेरे को देखे गलत बोल रहे हो। प्लस फोर पे गोला लगाया बेटा। स्टेबल या अनस्टेबल? ये कहां जाना चाहेगा? प्लस फोर में जाने के लिए खुद क्या होगा? खुद ऑक्सीडाइज अगले को। ये कौन सा एजेंट हुआ? क्या अपन को इनर्ट पीर इफेक्ट के जो हैपनिंग्स हो रही हैं उसकी मदद से ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग पहचानने में आ रहा है कि नहीं आ रहा बेटा? एग्जाम में सवाल आ जाए, बताओ ये कौन सा एजेंट है? ये स्टेबल है या अनस्टेबल है? स्टेबल है तो कुछ भी नहीं है, ना तो ऑक्सीडाइजिंग है ना रिड्यूसिंग है। अरे क्लियर हो गया बेटा? इन चीजों का हेल्प लो और कोशिश करो इनमें से जितने सवाल आप अपने आप सोच के आ सकते हो। डोंट गिव एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टाइम। ऐसे नहीं कि सर हमने पूरा दिन कल इसमें लगा दिया, ठीक है ना, ऐसा नहीं, ओनली हाफ एन आवर। ठीक है, थैंक यू।